हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6317। इससे पहले हम 7 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, दो आसन और भिन्न पादप समुदाय हैं। इनके बीच की सीमा पर स्थित विविध प्राकृतिक वनस्पतियों वाला संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इकोटोन। इकोटोन संक्रमिका दो जैविक समुदायों या पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच स्थित एक संक्रामक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोनों आसन समुदायों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में प्राय संक्रमण की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित विशिष्ट प्रजातियां भी पाई जाती हैं। दो पारिस्थितिकी समुदाय के अतिव्यापीकरण के कारण बनने वाली संक्रमिका या इकोटोन को अपनी उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस परिघटना को कोर प्रभाव मतलब एज इफेक्ट कहा जाता है। एज इफेक्ट कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें पॉइंट हमारा, यह एक क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसमें 7 उपग्रहों का एक समूह शामिल है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, यह भारत और इसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक वास्तविक समय की स्थिति और समय आधारित सेवाएं प्रदान करता है। तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, यह नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सभी तीनों करेक्ट है। ऑपरेशन सिंदूर है, इसकी सफलता में नाविक है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इसरो की क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक कहा जाता है। नाविक को पहले भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS है, इसके नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर है 3, कार्बन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कार्बन भूपर्पट्टी है, इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो इसमें भूपर्पट्टी है इसमें जो कार्बन है वो केवल 0.025% ही पाया जाता है, ना कि प्रचुर मात्रा में। सेकंड दे रखा है, पृथ्वी पर अधिकांश कार्बन शैलों और अवसाद है, उनकी बजाय महासागर और वायुमंडल में संचित है। तो ये भी गलत है। पृथ्वी पर जो अधिकांश कार्बन शैलों और अवसादों में संचित होती है, जबकि शेष कार्बन है वो महासागरों और वायुमंडल और जीवों में पाया जाता है। तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया। थर्ड है, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। तो थर्ड भी गलत है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी और इसका जो वायुमंडल ये मिलकर एक बंद तंत्र बनाते हैं, इसलिए इस तंत्र में कार्बन की कुल मात्रा है वो अपरिवर्तित रहती है। कार्बन चाहे वायुमंडल में हो या पृथ्वी पर, यह निरंतर प्रवाह में या गतिमान रहता है। तो थर्ड वाला भी गलत है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, तीनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में एक महत्वपूर्ण विधान है। इसका जो उद्देश्य है वो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन करना है। यह अधिनियम सरकार को पूरे देश में पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु कार्य बनाने और लागू करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसमें अधिदेश दिया गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का आधे से अधिक भाग वनाच्छादित क्षेत्र है, इसके अंतर्गत होना चाहिए। तो ये गलत है। ये सिर्फ कितना है, 33% हिस्सा ही वन या वृक्षावरण के अंतर्गत होना चाहिए, ना कि आधे से अधिक। सेकंड है, ये वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि के उपयोग को प्रोत्साहन देती है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, जीव जो तापमान की एक विस्तृत सीमा के प्रति सहिष्णु हो सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। तो ये गलत है, उन्हें स्टेनोथर्मल नहीं बल्कि यूरीथर्मल कहा जाता है। सेकंड दे रखा है, जीव जो स्वयं को तापमान की एक संकीर्ण सीमा तक सीमित रखते हैं, उन्हें यूरीथर्मल कहा जाता है। तो ये भी गलत है, उन्हें यूरीथर्मल नहीं बल्कि स्टेनोथर्मल कहा जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे के इंटरचेंज दे रखे हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो, कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेयजल में निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किसका अत्यधिक उपयोग ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है उसका कारण बन सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रेट। जल प्रदूषकों में सबसे गंभीर प्रदूषक रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, जिन्हें रोगजनक या पैथोजेन कहते हैं। इन रोगजनक हैं, इनमें जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो घरेलू मलजल जो सीवेज है और प्राणी हैं उनके लिए मल पदार्थ से जल में प्रवेश करते हैं। मानव जो हैं वो मल पदार्थ में ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फीकलिस जैसे जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं, जो कि जठरांत्र संबंधी रोग हैं वो उत्पन्न करते हैं। जो पेयजल है इसमें नाइट्रेट की अधिकतम सीमा है वो 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। यदि पेयजल में नाइट्रेट की जो मात्रा अधिक हो जाए तो ये मैथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे रोगों का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट अल्पकालिक प्रदूषक हैं जो कुछ घंटों तक रेडियोधर्मी रह सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ही गलत है, क्योंकि जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट हैं ये कुछ घंटों के लिए, कुछ महीनों तक के लिए, यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी बना रह सकता है। तो ये गलत हो जाता है। सेकंड दे रखा है, रेडियोधर्मी धूल 3000 मीटर की ऊंचाई तक बनी रह सकती है। तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, विमान पत्तनों पर उपयोग की जाने वाली एक्सरे मशीनें हैं, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण है, इसका एक स्रोत है। ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही नहीं पूछा है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, केवल एक सही नहीं है, फर्स्ट वाला, और सेकंड एंड थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आनुवंशिक जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये प्रजातियों के भीतर जीन की भिन्नता है उसको संदर्भित करता है, जिसमें व्यष्टि और समष्टि के बीच अंतर शामिल है। तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है, उच्च आनुवंशिक जैव विविधता पर्यावरणीय परिवर्तन है उनके अनुकूल होने की प्रजातियों की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सजीवों में समावस्या होम्योस्टेसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एक जीव की बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तन है, इनके बावजूद आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की प्रवृत्ति है। साम्यावस्था इसका अर्थ है शरीर के अंगों की क्रियाशीलता के माध्यम से एक स्थिर संतुलन बनाए रखना। उदाहरण के लिए श्वेत के माध्यम से शरीर को ठंडा बनाए रखना। बाह्य पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता के बावजूद सजीव अपने आंतरिक वातावरण की स्थिति बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे समावस्या में व्यवधान उत्पन्न न हो। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है, यह केवल शल्य चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने वाली चिकित्सालयों पर ही लागू होते हैं। तो फर्स्ट गलत है। जो ये है इसका दायरा है इसको विस्तारित कर दिया गया है और इसमें टीकाकरण शिविर, रक्तदान शिविर, शल्य चिकित्सा शिविर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियां उनको भी शामिल कर लिया गया है, ना कि ये केवल शल्य चिकित्सा के लिए। तो ये गलत हो जाता है। सेकंड दे रखा है, यह जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 2 श्रेणी हैं, अर्थात खतरनाक और गैर खतरनाक अपशिष्ट में विभाजित करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये 2 श्रेणियों में नहीं बल्कि 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, क्योंकि जो ताकि स्रोत है उस पर अपशिष्ट के पृथक्करण में सुधार किया जा सके। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भविष्य के औद्योगिक रुझानों के संदर्भ में
उल्लिखित डार्क फैक्ट्रीज पद का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मानवीय हस्तक्षेप के बिना रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके माध्यम से पूर्णतः स्वचालित विनिर्माण सुविधाओं से। जो डार्क फैक्ट्रीज हैं, इन्हें लाइट्स आउट फैक्ट्री हैं उनके नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णतः स्वचालित सुविधाएं होती हैं जिसमें रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संचालित तंत्र और इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण के माध्यम से उत्पादन प्रक्रियाओं को परिचालित किया जाता है। इन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना 24/7 परिचालन के लिए परिकल्पित किया गया है। उदाहरण के लिए फैनुक जापान और सीमेंस जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी है? GHG ग्रीन हाउस गैस है। फर्स्ट दे रखा है जल वाष्प, सेकेंड दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड थर्ड दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड। नीचे देखिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अन्य ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। मीथेन है वो प्राकृतिक रूप से तब उत्पन्न होती है जब वनस्पति उसका दहन और पाचन किया जाता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राय चर्चा में रहने वाला ट्विस्टर पद संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, तड़ित मेघ से भूमि तक विस्तारित वायु के तीव्र कीप के आकार वाले स्तंभ को। जो ट्विस्टर है ये अमेरिका में आने वाले टॉर्नेडो का ही एक नाम है। ये अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन कितना 250 मील प्रति घंटा की गति से गति करते हुए वायु के कीप के आकार वाले स्तंभ होते हैं जो तड़ित मेघ हैं उनसे भूमि तक विस्तारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज़ैंगज़ुर गलियारा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, आर्मेनिया के माध्यम से अजरबैजान की मुख्य भूमि को तुर्की से जोड़ने का उद्देश्य रखता है। हाल ही में ज़ैंगज़ुर गलियारा चर्चा में था क्योंकि इसमें पश्चिमी और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती देने की क्षमता है। जो ज़ैंगज़ुर गलियारा है ये एक नियोजित परिवहन मार्ग है जो अजरबैजान है उसको उसके नखचिवन क्षेत्र उससे जोड़ता है और आर्मेनिया के दक्षिणी भाग से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो है, इसकी संसदीय सभा हाल ही में डेटन ओहियो अमेरिका में पहुंची जहां डेटन शांति समझौता हुआ था। इस संदर्भ में डेटन शांति समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संघर्ष के समाधान से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोस्निया और हर्जेगोविना। डेटन शांति समझौता DPA, तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है। यह 32 सदस्य देशों, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। उनका एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है। डेटन शांति समझौता है ये नवंबर 1995 में अमेरिका के ओहियो के डेटन के निकट राइट पैटरसन एयर फोर्स बेस में हुआ एक शांति समझौता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन स्पीशीज आधार प्रजाति का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बांध बनाकर तालाब का निर्माण करने वाला एक उदबिलाव वीवर। फाउंडेशन स्पीशीज या आधार प्रजातियां वे जीव हैं जो अन्य प्रजातियों को सहारा देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र उसको आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने पर्यावरण पर असंगत प्रभाव डालते हैं। अक्सर वे ऐसे पर्यावास हैं उनको निर्माण करते हैं जो में परिवर्तन करते हैं जो अन्य बहुत सी प्रजाति उनके लिए सहायक होते हैं। बांध बनाकर तालाब का निर्माण करने वाला उदबिलाव वीवर फाउंडेशन स्पीसीज या आधार प्रजाति है, उनका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव विविधता विरासत स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वे क्षेत्र जहाँ संधारणीय कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं उन्हें BHS घोषित किया जा सकता है। मतलब जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जा सकता है। जैव विविधता विरासत स्थल BHS है, इसको जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत घोषित किया जाता है।